नमस्कार, टीवी 9 डिजिटल में आपका स्वागत है और मैं हूं कार्तिकेय शर्मा। और आज हम बात करेंगे ब्याह पर बवाल। जी हां, आप भी सोच रहे होंगे ब्याह पर बवाल का क्या मतलब है। ब्याह पर बवाल का ये मतलब नहीं कि दो परिवारों के बीच में लड़ाई हो रही है। ब्याह पर बवाल का मतलब ये है कि सरकार ने एक कानून लाने की व्यवस्था की है, एक नोट तैयार हुआ, राज्यसभा में गया, वो कैबिनेट से पारित हुआ था और उसके बाद उसे स्टैंडिंग कमेटी में भेज दिया गया। मोटा मोटा मामला ये है कि जो शादी की उम्र है महिलाओं के लिए उसे बढ़ा के 18 से 21 साल की गई। उसको लेकर तरह तरह की आप ये कह सकते हैं रिएक्शंस आए, पॉलिटिकल पार्टीज ने अपनी अपनी बात की, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में एक संबोधन में जो आधा सरकारी और आधा राजनीतिक था उस पर ये बात कह दी। यानी शादी वाला मसला सार्वजनिक मंच पर आ गया, यानी पॉलिसी से वो पॉलिटिकल भी हो गया। तो पहले सुनते हैं प्रधानमंत्री की बात और फिर मैं जाऊंगा अपने सहयोगी ब्रजेश के पास। पहले बेटों के लिए शादी की उम्र कानूनन 21 साल थी, लेकिन बेटियों के लिए ये उम्र 18 साल की ही थी। बेटियों भी चाहती थी कि उन्हें उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए आगे पढ़ने के लिए समय मिले, बराबर अवसर मिले। इसलिए बेटियों के लिए शादी की उम्र को 21 साल करने का प्रयास किया जा रहा है। देश ये फैसला बेटियों के लिए कर रहा है, लेकिन किसको इससे तकलीफ हो रही है ये सब देख रहे हैं। तो प्रदेश प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि देश ये फैसला बेटियों के लिए कर रहा है। स्वाभाविक है, 18 और 21 साल की जो प्रधानमंत्री ने बात की कि लड़कों की शादी 21 और लड़कियों की 18 पे हो जाती है, यानी जो गैप है तो मतलब स्कूल के बाद आप बीए कर सकते हैं। तो प्रधानमंत्री उस चीज़ का जिक्र कर रहे हैं। तो पहला सवाल ये कि इस पर इतनी राजनीतिक गर्मी क्यों हुई, ये बताइए। देखिए, प्रधानमंत्री ने जो ये निर्णय लिया है, ऐसा माना जाता है, कई लोगों का ये कहना होता है कि पहली बार जब 2013-14 में उन्होंने कहा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन चालू किया का नारा दिया था और उसको आंदोलन की भी शक्ल देने की कोशिश की, तो वो था एक जो देश के 50% जो वोट बैंक है उसको रीच आउट का था। और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल इस तरह का बयान दिया, साथ में ये कहा कि कुछ लोग इससे जल रहे हैं, तो उनके तरफ से जो ये बयान था उसकी पुरजोर कोशिश थी वो 50% वोट बैंक को रीच आउट करने की, कि अब आप केवल आप जो अभी तक आपको एक साइड में रखा जाता था, अब आप मेन स्ट्रीम है। अब आप यदि लड़कों से आपके कुछ भी कम अधिकार हैं तो अब हम उन्हें पूरी तरह से बराबर करने की कोशिश करेंगे। आपकी जल्दी से शादी हो जाए, फिर बच्चे, और आप एक दूसरी दुनिया में ढकेल दिए जाते हैं। अब आपके पास भी आगे पढ़ने का और आगे बढ़ने का मौका है। इसीलिए केवल यही नहीं, कल उन्होंने एक पिटारे की भी मतलब खजाने का मुंह भी खोल दिया, तमाम तरह के स्कीम्स अनाउंस करते हुए महिलाओं के लिए। आपने महिलाओं वाली बात बोली, मेरे जहन में सवाल तो कुछ और था, लेकिन मैं पूछूंगा ये वाला। वैसे तो मेन पॉलिसी प्लान बनाते नहीं नेता, लेकिन ये देखा गया है कि जो सक्सेसफुल चीफ मिनिस्टर्स हैं ये जो महिला वाला इशू है उस पर बड़ा ध्यान रखते हैं। जैसे कि जब साइकिलें बांटी गई थी बिहार में लड़कियों को, नीतीश कुमार ने बांटी थी। जयललिता की जो प्रो विमेन पॉलिसीज थी खाने पीने से संबंधित ग्रास रूट लेवल पे, उसके साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी जब नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री थे गुजरात पे, वो वुमेन सेंट्रिक। प्रियंका गांधी लड़की हूं लड़ सकती हूं। तो आपको लगता है ब्रजेश की आज़ादी के इतने साल बाद, क्योंकि हमारा जो पूरा का पूरा पॉलिटिकल परिवेश है वो जाति और धर्म के आधार पे है, विमेन एज अ कॉन्स्टिट्यूएंसी भर गया है। इस कोड को क्रैक किया सबसे बहुत इफेक्टिवली सबसे पहले नीतीश कुमार ने। नीतीश कुमार भाई बिहार से आते हैं और बिहार यूपी में जिस तरह कास्ट बेस्ड और कास्ट डोमिनेटेड पॉलिटिक्स होती है, तो जो नीतीश कुमार की कास्ट है वो कोई बहुत डोमिनेंट कास्ट नहीं है, वो महज 2-3% ही है बिहार में। उसके बावजूद जो उन्होंने 50% वोटर को पहली बार कास्ट में कन्वर्ट करने की कोशिश की, पंचायतों पर इलेक्शन में उनको रिजर्वेशन देना, तमाम चीज़ों में उनकी पूछ को बढ़ाना, और यही मौका था। बहुत लोगों का कहना है कि न केवल वो एक बार जीते बल्कि कई बार जीते, और उसमें उनकी जीत के पीछे महिलाओं की बड़ी तगड़ी भूमिका रही है। इसीलिए आपने देखा होगा 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कई सारे प्रोग्राम ऐसे ही थे कि जिसमें महिलाओं को बार बार उद्धृत किया जाता था, चाहे बेटी बचाओ हो, उसके अलावा उनकी सुरक्षा के बारे में बात कर रहे थे। कल प्रधानमंत्री ने अपने भाषण के दौरान ये तंज भी कसा कि मैं जानता हूं कुछ लोग ऐसे हैं जो इसको सुन के अच्छा महसूस नहीं करेंगे। ब्रजेश, क्या ये एक तरह का फेलियर है, विफलता है विपक्ष की कि ये इन सब चीज़ों को समझ नहीं पा रही? जैसे कि आपने 3-4 पॉलिसीज के उदाहरण दिए,
जैसे टॉयलेट फॉर वुमेन था, बिल्कुल। लोगों को समझ में नहीं आता भाई इससे औरतों का मामला कैसे जुड़ता है, लेकिन गांव देहात में खेत पे जाना और वो उसकी अलग अपने आप परेशानियों पर घर में टॉयलेट बनना और बाहर ना जाना, एक तरीके से एक पॉजिटिव फीलिंग जनरेट की भारतीय जनता पार्टी, स्वाभिमान के साथ जोड़ा, औरतों स्वाभिमान के साथ जोड़ा। तो आपको लगता है कि जो इस तरह की नई पॉलिटिक्स है, जिसे हम कहते हैं न्यू ग्रामर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, विपक्ष उसको भी समझ नहीं रहा है? देखिए, न्यू ग्रामर तो नहीं है, लेकिन हाँ, पिछले 15 साल से इसको नीतीश कुमार डिप्लॉय कर रहे हैं और बाकी अन्य जगहों पर भी कुछ राज्य करने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि प्रियंका गांधी भी एक तरह से नीतीश कुमार वाली स्थिति में है कि भाई उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है, एक वक्त आपका शासन था, पूरे देश में आपका शासन था, लेकिन अब ऑर्गेनाइजेशनल जो आपके जो स्टेटस है वो बहुत शैम्बल्स में है। तो उनके पास जो तुरुप का उन्होंने निकालने की कोशिश की वो ये की कि हम 40% रिजर्वेशन यानी 40% सीट महिलाओं को देंगे, और उसके अलावा उन्होंने महिलाओं के लिए एक अलग से घोषणा पत्र भी जारी किया, जो आमतौर पे पार्टी अपने एक ही घोषणा पत्र जारी करती है। तो ये भी इनके पार्ट में एक अटेम्प्ट था रीच आउट करने के लिए कि हम महिलाओं को अधिक से अधिक रीच आउट करें, क्योंकि यदि इसमें ये 20-25% भी सफल हो गई तो उनकी सीटों की संख्या जो वो उम्मीद कर रहे हैं उससे बहुत ज्यादा होगी। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, क्योंकि कोई मसला हिंदुस्तान में प्योर पॉलिसी तो रहता नहीं है, हर चीज का राजनीतिकरण हो जाता है। आप कह भी दें कि मैं तो पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूं, तो उस पर लोग पॉलिटिक्स ढूंढ लेंगे। आपको लगता है ये जो शादी वाला मसला है ये ट्रिपल तलाक की तरह मूव कर सकता है, उस मुद्दे की तरह जिसमें कहा जाता है कि 2017 में महिलाओं ने भी वोट दिया था, मुस्लिम महिलाओं ने बीजेपी को? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आप इसको ऐसे देखिए कि जिस तरह का रिएक्शन आ रहा है, ये रिएक्शन अपने आप में दिखाता है कि किस तरह से जो पॉलिटिकल चोट करने की कोशिश की गई थी इस पॉलिसी के तहत वो एकदम सफल हो रही है। जिस तरह के बयान आ रहे हैं, सपा के 2-3 सांसदों ने जिस तरह का बयान दिया, और अबू आजमी ने बयान दिया कि वो आदमी क्या जाने जिसके बच्चे नहीं हैं और ये पूरा फैसला माँ बाप पे होना चाहिए, असदुद्दीन ओवैसी का जो बयान था, इससे स्पष्ट है कि जो भारतीय जनता पार्टी जिस इंटेंट के साथ इस बिल को लाने की कोशिश कर रही थी या जो रियल एम था उसमें वो सफल हो रही है। आप देखें कि जिस तरह से महिलाओं में के एक बड़े वर्ग में इस फैसले का स्वागत किया गया और जिस तरह से इस फैसले को एक विमेन एम्पावरमेंट, विमेन इमेंसिपेशन के तौर पे पेश किया गया, उससे मुझे लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुफीद बिल्कुल साबित होगा इस चुनाव में। आपको नहीं लगता ब्रजेश की एक दूसरी तरह की भी मैसेजिंग है? क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ था तो नेहरू ने जो हिंदू सिविल कोड है उसको रिफॉर्म किया था, लेकिन माइनॉरिटीज़ के जो सिविल कोड थे, मुस्लिम सिविल कोड था, वो रिफॉर्म नहीं हो पाया। उन्होंने बाकायदा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और लोकसभा में बोला कि भाई उसका वक्त आएगा, लोगों को करना चाहिए, अभी नहीं हो पा रहा है। आपको लगता है जब इस तरह की चीज़ें और इस तरह के कानून आते हैं तो कहीं ना कहीं वो जो सिविल कोड वाली है बात वो उभर के पब्लिक डोमेन में आ जाती है कि हमारे तुम्हारे कानून में कोई फर्क नहीं होगा? देखिए क्या होता है कई बार कि आप दांव अक्सर पॉलिटिक्स में ऐसा चला जाता है कि आपका काम भी हो जाए और विरोधी भी पूरी तरह से चित हो जाए, मल्टीपल मैसेजिंग भी हो जाए। तो ट्रिपल तलाक में ऐसा ही हुआ। कोई जिस तरह से महिलाओं में, मुस्लिम महिलाओं में उसको एक्सेप्ट किया गया और जिस तरह से जो स्टोरियां साइड थी वो स्टोरियां मेन स्ट्रीम होती नजर आई कि कैसे ट्रिपल तलाक का सहारा लेकर उनका प्रोसिक्यूशन किया जाता था, उनका एक्सप्लॉयटेशन किया जाता था, तो जो उसको मेन स्ट्रीम कर दिया, वैसे ही कुछ डिसीजन को लेके भी है कि उन्होंने ये संदेश देने की कोशिश की कि लोग केवल महिलाओं की बात कर रहे हैं, हम काम भी कर रहे हैं और हम इस पे कानून ला रहे हैं। तो इसका दो तरफा परिणाम ये है कि एक तो ये पॉजिटिव मैसेजिंग अपनी तरफ से दे रहे हैं, दूसरा ये है कि जो भी इसका विरोध कर रहा है वो महिला विरोधी ऑटोमेटिक होने की कटघरे में आ गया, खतरा उठा रहा है। और जब चुनाव 2 महीने पहले हो तो आमतौर पर कोई भी पार्टी इस तरह का खतरा नहीं उठाती, इसलिए कांग्रेस ने लगभग चुप्पी साध रखी है। सपा में भी 2-4 सांसद हैं जिन्होंने इस पे काफी अनर्गल प्रलाप किए हैं, लेकिन अभी अखिलेश यादव ने भी इस पे एकदम चुप्पी साध रखी क्योंकि उन्हें पता है कि ये बूमरैंग बड़ी बुरी तरह से, पर उनके एमपी तो खुल के बोल रहे हैं। उनके एमपी बोल रहे हैं, उनके एमपी ने 2-3 जो स्टेटमेंट दिए अक्सर वो ही स्टेटमेंट कंट्रोवर्शियल हुए कि जब फर्टिलिटी की एज में होती है तो औरत लड़की तो उसकी शादी कर देनी चाहिए, ये 21 साल तक का शादी क्यों करना चाहते हैं, मोदी इसमें राजनीति कर रहा है। वो ये भूल रहे हैं कि इसमें सीधा स्ट्रेट फायदा भाजपा को होगा। और इसीलिए आप देखेंगे कि कोई बड़ा लीडर इस मसले पर बोलने से, एक साफ बोलने से या स्टैंड लेने से कतरा रहा है। बिल्कुल, यानी मल्टीपल मैसेजिंग हो रही है। आपकी एक मैसेजिंग हो रही है, प्रो वुमेन मैसेजिंग हो रही है, आपकी एक दूसरी मैसेजिंग हो रही है कि भाई कुछ लोग नहीं चाहते कि कानून कम्युनिटीज के बीच में बराबर हो, तीसरी मैसेजिंग हो रही है कि भाई एक प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन है, एजुकेशन से जुड़ा है। लेकिन इसमें अजीब बात यह है कि जैसे जैसे यूपी का चुनाव पास आ रहा है, जैसे जैसे कैंपेनिंग तेज हो रही है, इश्यूज उत्तर प्रदेश में फॉर गुड और बैड हो तो इमोटिव ही रहे हैं, मतलब कहने का मतलब इमोशनल कल्चरल इश्यूज पे गाड़ी रुक रही है ज्यादा के, उसी बस स्टॉप पे रुक जाती है। देखिए ऐसा है कि मुझे लगता है कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज को भी पता है कि आप काम कीजिए जिससे आपका नाम होता है।
लेकिन उस काम का आपको राजनीतिक लाभ मिलेगा ये गारंटी नहीं है भाई। आप अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार देखिए, गोल्डन क्वाड्रिलैटरल, शाइनिंग इंडिया की गलती नहीं, शाइनिंग इंडिया थी, लेकिन उस शाइनिंग इंडिया का परिणाम क्या हुआ? आप औंधे मुंह गिर पड़े। तो सरकार जानती है कि तो आप काम की बात और ढिंडोरा आपका वो करना ठीक है, लेकिन जो वोट होता है वो आपको मैक्सिमम इमोटिव इशू ही दिलाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जितनी बात कि सरकार ने क्या काम किया, लेकिन उसके साथ साथ उतनी ही पोजिशनिंग। भाई आप एक्सप्रेस वे पे भी सरकार वो प्लेन लैंड करा रहे हैं, लेकिन मंदिर के इनॉग्रेशन में भी जा रहे हैं। कहने का मतलब है, जैसे ब्रजेश कह रहे थे कि जितनी अर्थमेटिक्स की जरूरत है पॉलिटिक्स में, उतनी केमिस्ट्री की भी जरूरत है। तो यानी कुछ इशू केमिस्ट्री के होते हैं, कुछ इशू अर्थमेटिक के होते हैं। यानी अर्थमेटिक और केमिस्ट्री साथ साथ चलेगी तो आपके नतीजे अच्छे रहेंगे। केवल अर्थमेटिक पे चुनाव हार जाएंगे, जैसे कि विदाउट केमिस्ट्री हुआ था जब 2004 में शाइनिंग इंडिया पे चुनाव लड़ गए थे। बहरहाल, लेकिन हम बात कर रहे थे ब्याह पर बवाल, और जैसे ब्रजेश बता रहे थे कि ये मुद्दा ऐसा है कि इस पे जितना विपक्ष बोलेगा उतना नुकसान हो सकता है। इसलिए कई सारे विपक्षी दल और उनके बड़े नेता चुप है। लेकिन चूंकि यूपी चुनाव पास है और कोई मुद्दा पॉलिसी से जुड़ा होता नहीं है, हर पे राजनीति होती है, तो ये आप हमारी खास पेशकश देख रहे थे ब्रजेश के साथ। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 डिजिटल।